हेलो एवरीवन। तो इस लेसन में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन, इसको समझेंगे। और इसमें हम पहले समझेंगे कि नियोजन क्या होता है, उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे आर्थिक नियोजन क्या होता है। फिर यह समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व में कैसे इसका शुरुआत हुआ और भारत ने इस दिशा में कैसे प्रयास किया, और साथ ही अलग अलग तरह के व्यक्तियों द्वारा अलग तरह के प्लान सजेस्ट किया गया, उसको समझेंगे। फिर देखेंगे कि देश हमारा आज़ाद हुआ तो किस तरह के इंडिया ने प्लानिंग को अपनाया और उसके लिए क्या क्या संस्था बनाया गया, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। तो देखिए, प्लानिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या है कि आपका अभी आप इस स्थिति में है, आपका ये जो सिचुएशन ए है, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि हम बड़ा होकर के इस तरह से बनेंगे, बड़ा होकर इस तरह से बनेंगे, ठीक है, इस तरह से गाड़ी घोड़ा जो भी आपके पास होगा, बड़ा हो जाएंगे, इस तरह से बनेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से लड़के से हम क्या करेंगे, शादी करेंगे। और आपका स्थिति क्या है, देख रहे हैं कि आपका स्थिति एकदम खराब है, बहुत ही क्या है, खराब है। मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्स है, संसाधन है, क्या बहुत ही कमजोर है या बहुत ही क्या कम है। और क्या है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि हमको इतना दिन में ये बन जाना है ना। और साथ ही मतलब बहुत सारा लक्ष्य निर्धारित करें। एक तो लक्ष्य है कि हमको भाई इस तरह से आदमी बन जाना है, बहुत बने राजा आदमी बन जाना है, अमीर बन जाना है, पैसा वाला बन जाना है। तो एक के लिए ये भी लक्ष्य हो गया, और एक क्या हो गया, ये भी लक्ष्य हो गया, क्योंकि बढ़िया लड़की से प्यार करना है, शादी भी करना है, ब्याह भी करना है ना। तो समझिए क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के पास बात करते हैं क्या होता है, रिसोर्स या संसाधन उसके पास क्या होता है, सीमित होता है। पैसा वगैरह क्या होता है, सीमित होता है। उसी सीमित संसाधन में क्या करता है कि वो लक्ष्य निर्धारित करता है, एक से अधिक लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसमें देखता है कौन प्राप्त करना हमको ज़्यादा जरूरी है। अगर आप छोटा स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अलग तरह का लक्ष्य होगा, बड़ा है तो अलग तरह का लक्ष्य होगा, है ना। उसमें भी क्या होगा, कई सारा लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य होगा, है ना। अब मन करेगा कि एप्पल का मोबाइल ले, आपका सैमसंग से भी काम चल सकता है। तो लक्ष्य तो बहुत सारा हो सकता है। अब क्या है कि उस लक्ष्य में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको क्या करेंगे, प्राथमिकता वो पहले रखेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। आपने हमेशा क्या क्या होगा कि भाई पढ़ने के लिए प्लानिंग बनाते हैं कि इस ऐसे ऐसे हमको पढ़ाई करना, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि प्लानिंग में फेरबदल भी करते हैं। मतलब प्लान बना लिया, उसके बाद क्या होता है, अगर प्लान सही से एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो उसको फिर हम बदलाव भी करते हैं। समझ में आ गया, तो ये क्या होता है, एक तरह का प्लानिंग होता है। अब समझने का प्रयास करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो यहाँ प्लानिंग में हमने क्या देखा, प्लानिंग में ये देखा कि देखिए आपके पास क्या है, संसाधन सीमित है। तो एक तो समझ में आया कि संसाधन रिसोर्स क्या है, सीमित है। और क्या करते हैं, आप एक गोल निर्धारित करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना। एक निश्चित समय के लिए, 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यहाँ समझिए क्या, किसी लक्ष्य को अपने सीमित संसाधन का उपयोग करके किसी निश्चित समय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। अब यहाँ पर समझते हैं, प्रत्येक देश के पास क्या होगा, रिसोर्स क्या होगा, सीमित होगा, प्राकृतिक संसाधन सीमित होगा, ठीक है। लेकिन क्या इस सीमित संसाधन का कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके कि एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके, और एक निश्चित समय में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल में, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक नियोजन बोलते हैं। फिर समझते हैं, आपके पास रिसोर्स क्या है, सीमित है। इस सीमित रिसोर्स का कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके कि एक निश्चित समय सीमा में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का शुरुआत कहाँ से हुआ, आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से हुआ। तो ये हुआ सोवियत संघ से, जिसको देखिए पहले सोवियत संघ एक कंट्री था, लेकिन क्या हुआ कि 1990-91 के आसपास में क्या हुआ कि इसका 15 देशों में विघटन हो गया। अब बच गया है, रूस बच गया है। तो सोवियत संघ बोलेंगे और रूस बोलेंगे, उसका भी मतलब सेम ही समझिएगा, हालांकि थोड़ा सा अंतर है ना। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ से हुआ, सोवियत संघ और रूस हुआ। समझिए क्या हुआ था। देखिए, दो तरह के देश में अर्थव्यवस्था या दो तरह के देश दिखाई देता है। एक को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, पूंजीवादी, या इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और को बोलते हैं सोशलिस्ट या समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, कैपिटलिस्ट या जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि निजी क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा होता है। सरकार जो होता है मार्केट में जनरली हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार सब चीज़ तय करती है, सरकारें क्या करती है, मुख्य कर्ता धर्ता होती है। यहाँ पर निजी की भूमिका बहुत ही सीमित होता है। इस समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, अगर सरकार मान ली बहुत कंट्री कोई बहुत गरीब है, अब मान लेते हैं कि हम एजुकेशन चाहते हैं, वैसी स्थिति में क्या है कि हम भाई प्राइवेट सब सेक्टर पूरा भरा पड़ा है, तो हम बढ़िया स्कूल में बच्चा को पढ़ा नहीं पाएंगे, सरकार को आना जरूरी हो जाएगा, तभी हमारा बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। ये बात समझ में आ गया, तो ये हो गया। तो जनरली क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जा सकता है, आर्थिक नियोजन जो है किस तरह की अर्थव्यवस्था का विशेषता होता है। तो ये होता है समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है या समाजवादी जो देश होता है, उसका क्या होता है, आर्थिक नियोजन एक विशेषता होता है। वो प्लान कर लेता है कि 5 साल में क्या करेंगे, 6 साल में क्या करेंगे, और उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो आर्थिक नियोजन की शुरुआत सोवियत संघ से हुआ है ना। और आर्थिक नियोजन किसकी एक विशेषता है, समाजवादी या सोशलिस्ट कंट्री की एक विशेषता होता है। चलिए अब समझिए क्या है,
हुआ क्या कि बहुत लोग पूंजीवादी को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 1929 में क्या हुआ कि विश्व में आर्थिक महामंदी आ गई। इसी को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। आज जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो समर्थक ने उसका बाद में क्या हुआ, बन गए आलोचना बन गया, क्योंकि ये जो आर्थिक मंदी आया ना, इसने पूरा विश्व को क्या किया, तबाह कर दिया, पूरे देश को क्या किया और विश्व को क्या किया, तबाह कर दिया। इस कारण से क्या है कि यहाँ पर जो पूंजीवादी जो व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था, इससे लोग का मोह भंग हो गया, मतलब इसकी ओर लोग नहीं झुके। और क्या हुआ कि सोवियत संघ में देखा गया कि इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब पूरा विश्व बर्बाद हो रहा है ना, लेकिन सोवियत संघ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सबका झुकाव कहाँ हो गया, आपका सोवियत वाला मॉडल पर ही हो गया। मतलब कि सोवियत संघ के मॉडल से विश्व के अलग अलग देश क्या हुआ, प्रभावित हुआ। और साथ ही क्या है कि भारत भी उस समय अंग्रेज के गुलाम था, तो भारत भी के नेता जो भी थे वो भी क्या हुए, सोवियत संघ के मॉडल से प्रभावित हुए। इतना समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की जो है शुरुआत कैसे हुआ। देखिए 1934 में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने एक पुस्तक लिखा द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखा, एम विश्वेश्वरैया ने। कब लिखा, 1934 में। इन्होंने क्या बताया कि कोई चीज़ को प्लानिंग करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे वो हमको ज़्यादा सफलता दिला सकता है। मतलब क्या है कि इसमें प्लानिंग का महत्व बताएं कि इकोनॉमी को अगर प्लान करके चलेंगे तो कैसे हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये मतलब बताएं। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं आर्थिक नियोजन के जनक। भारत में क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन के जनक, मतलब द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग बोल सकते हैं। आर्थिक नियोजन के भारत में इनको जनक बोला जाता है या पिता बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले आर्थिक नियोजन का महत्व को इन्होंने ही समझाया। ठीक है, चलिए अब ये हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, 1934 में, 1934 के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। आपको एकदम पूरा पूरा याद करना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ, 1938 में। इसका अध्यक्षता किसने किया, सुभाष चंद्र बोस। अब क्या हुआ कि जब यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता ये कर रहे थे तो कांग्रेस के अंदर में क्या बनाया गया, राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया। इसी को बोलते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया, है ना। आज इसकी अध्यक्षता कौन किया, जवाहरलाल नेहरू। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूछेगा कि 1938 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने किया, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब ये राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया तो इसकी अध्यक्षता किसे सौंपा गया, जवाहरलाल नेहरू को। और राष्ट्रीय योजना समिति बनाया कब गया, तो 1938 में बनाया गया। तो इसको आप याद रखिए। इतना हो गया। चलिए अब आगे फिर क्या होता है कि अभी हमारा देश जो है अंग्रेज के चुंगल में ही है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरह प्लानिंग सजेस्ट किया जाता है कि भारत जब आज़ाद होगा तो किस तरह का प्लानिंग हमको अपनाना चाहिए। तो उसी में क्या होता है, 1944 में क्या होता है, बॉम्बे प्लान लाया जाता है। ठीक ना। यह क्या होता है कि बम्बई के जो 8 बड़े उद्योगपति होते हैं ना, जो टाटा का नाम सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे 8 बड़े उद्योगपति होते हैं, वो बॉम्बे प्लान लेकर के आते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बॉम्बे प्लान कब लाया गया, 1944 में। किसके द्वारा, बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों या पूंजीपतियों द्वारा लाया गया था। इसमें बेसिकली क्या है कि यह बोला गया कि देखिए जब देश आज़ाद होगा ना तो सरकार को थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या है, चूंकि ये पूंजीवादी हैं तो चाहेंगे कि निजी क्षेत्र का भागीदारी ज़्यादा हो ना, तो इन्होंने क्या बोला कि पूंजीवादी जो चीज़ है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बात समझ में आ गया। चलिए, हालांकि इन्होंने स्वीकार किया था कि सरकार की थोड़ा सा भूमिका होना चाहिए, लेकिन इतना भूमिका नहीं होना चाहिए कि भाई पूंजीपति को फिर दिक्कत हो जाए, उद्योगपति को दिक्कत हो जाए। लेकिन इसी के विरोध में फिर क्या आया, जन प्लान आया। समझिएगा, यहाँ पर पूंजीवादी मॉडल पर जोर देने की बात किया गया ना, तो अगला जो आएगा क्या बोलेगा कि नहीं, पूंजीवादी मॉडल पर जोर नहीं देना है, बोले क्या करना है, साम्यवादी मॉडल पर जोर देना है। समाजवादी साम्यवादी बोलूंगा, सबका मतलब समझिएगा एक ही होता है। मतलब पूंजीवादी का उल्टा क्या हो जाएगा, साम्यवादी हो जाएगा। मतलब पूंजीवादी में क्या होता है कि बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम जो भूमिका रहेगा प्राइवेट का रहेगा, और यहाँ पर साम्यवादी में क्या होता है, मैक्सिमम भूमिका किसका रहता है, सरकार का होता है। तो येमेंद्र राय एक व्यक्ति थे, ठीक ना, एक कम्युनिस्ट लीडर थे येमेंद्र राय, मानवेंद्र नारायण राय या कहीं कह देता है मानवेंद्र नाथ राय देता है। तो इन्होंने जन योजना लाया। इस प्लान का क्या नाम रखा, जन योजना या पीपुल्स प्लान, मतलब लोग के लिए प्लान बनाना है। ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, चूंकि लोग बहुत गरीब है तो सरकार को बीच में आना चाहिए, है ना। तो सरकार क्या करेगा, सबको अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। इस साम्यवादी मॉडल पर जोर दिया। साथ ही क्या बोले कि भारत में जो भी निजी संस्था वगैरह है उसको क्या करना चाहिए, राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, सरकार उसको खुद खरीद लेगा और सरकार इसको क्या करेगा, चलाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका जन योजना हो गया। चलिए फिर क्या होता है, हाँ, गांधीवादी योजना लाया जाता है। देखिए अब इसमें ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पूछा नहीं जाता है, बस याद रखिए गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया। तो गांधीवादी योजना लाया गया श्रीमन नारायण या श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, या कहीं कहीं श्री मन्ना राय भी देता है, तो जो आपको याद हो सके वो याद कर लिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। देखिए गांधी के विचार को समझना, तो देखिए गांधी का विचार क्या है, गांधीवादी का मतलब क्या, गांधी के विचार से प्रभावित है ना। तो समझिए क्या है गांधी का विचार। गांधी जी का कहना है कि देखिए लोग को, मतलब भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है, तो गांव को क्या कीजिए, आत्मनिर्भर बना दीजिए। गांव को क्या कीजिए, आत्मनिर्भर बनाइए। तो आत्मनिर्भर गांव कैसे बनेगा, उसको शिक्षा दीजिए, उसको एजुकेशन दीजिए, है ना,
उसके हेल्थ का ख्याल रखिए, उसके लिए थोड़ा छोटा मोटा रोजगार दे दीजिए, कुटीर उद्योग वगैरह, लघु उद्योग वगैरह। गांधी जी देखिएगा बड़ा बड़ा उद्योग को समर्थन नहीं करते, वो बोलते हैं कि गांव में मैक्सिमम लोग को रोजगार मिल अगर देना है तो छोटा छोटा उसको भाई उद्योग में नौकरी दिला दो। अगर बड़ा बड़ा उद्योग लगाएंगे तो बड़ा बड़ा मशीन का उपयोग होगा, तो लोग को नौकरी कहाँ से मिलेगी, तो मशीन काम करेगा। समझ में आ रहा? तो इन्होंने क्या बोला गांधीवादी योजना में कि लोगों को आधारभूत सुविधा दीजिएगा तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, विकास करने लगेगा। ये समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद 1950 में क्या होता है कि एक सर्वोदय योजना लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सर्वोदय योजना। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय। अगर देश को विकास करना है तो देश के प्रत्येक वर्ग का विकास होना चाहिए, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, है ना, चाहे दलित हो, सबका विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ खास वर्ग का विकास हो रहा है तो उसको देश का विकास हो लगेगा, नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि सबका विकास होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया? जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया। और यह देखिए गांधी के सर्वोदय के विचार से प्रेरित था। सबसे पहले सर्वोदय का विचार जो है ना गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोदय का विचार किसने रखा था? तो गांधी जी। सर्वोदय का मतलब सबका उदय। अब देखिए एक और चीज समझिएगा, गांधी जी सर्वोदय के विचार कहाँ से लिए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गांधी जी सर्वोदय के विचार जो है ना, जॉन रस्किन एक लेखक थे, उनके बुक पढ़े थे, उन बुक से इस विचार को अपनाया था सर्वोदय का। बाद में क्या होता है कि विनोबा भावे, जिनके बारे में आप जानते होंगे, भूदान आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, तो विनोबा भावे ने सर्वोदय योजना को भारत में लागू करने का प्रयास किया था। बात समझ आ गया? चलिए फिर समझते हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा पूंजीवादी मॉडल पर जोर दिया गया। इसके विरुद्ध में आया जन प्लान, जिसको पीपुल्स प्लान बोलते हैं, ये एम.एन. राय द्वारा लाया गया, इसने साम्यवादी मॉडल पर जोर दिया। उसके बाद गांधीवादी योजना आता है, ये श्रीमंत नारायण अग्रवाल द्वारा लाया जाता है, बोले कि लोगों को आधारभूत सुविधा दीजिए। फिर 1950 में क्या आता है? सर्वोदय योजना आता है, मतलब सबका उदय होना चाहिए। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण द्वारा। सर्वोदय के विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। चलिए अब क्या हुआ कि देखिए हमारा देश 1947 में क्या होता है? आज़ाद होता है। देखिए देश के पास क्या होता है, गर्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होता है कि हमारा देश क्या है? आज़ाद हो गया। इसके अलावा देश के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके ऊपर देश गर्व कर सके। भूखमरी, अवसाही या गरीबी है ना, अशिक्षा है। मतलब समझिए कि उस समय भारत का मात्र 16% आबादी शिक्षित था, है ना। और गरीबी तो इतना था कि मत पूछिए, खाने के लिए अन्न नहीं है, लोग भूखे मर पड़ा रहा है। तो इतना सारा लोग बोला कि ये अपनाइए, कोई बोला ये अपनाइए, कोई अपनाइए, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया कि आखिर अपनाया क्या जाए, है ना। कुछ लोग बोला कि पूंजीवादी मॉडल को अपनाइए, मतलब निजी की भूमिका बढ़ाइए। कोई बोलता है कि भाई साम्यवादी मॉडल को अपनाइए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तब भारत ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या अपनाएंगे? मिश्रित मॉडल अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या अपनाया? मिश्रित मॉडल को अपनाया। तो ये मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब क्या होता है? सरकार भी रहेगा, निजी भी रहेगा। मतलब कुछ सरकार की भूमिका भी रहेगा, है ना, और कुछ क्या रहेगा? निजी भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, मतलब क्या कि पूंजीवादी भी रहेगा मॉडल, और थोड़ा सा क्या रहेगा? साम्यवादी मॉडल रहेगा। दोनों को मिलाएंगे, दोनों क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो सरकार और निजी दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ रहता है, इसी को बोलते हैं मिश्रित इकोनॉमी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए एक और समझिएगा। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को तो अपनाया गया, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखा गया कि मैक्सिमम भूमिका किसका हो? सरकार की ओर हो, और निजी की भूमिका बहुत ही कम हो। मतलब मैक्सिमम काम कौन करे? सरकार ही करे। ठीक है ना, क्योंकि देश में इतना गरीबी है। अब प्राइवेट आदमी फायदा के लिए काम करता है, प्राइवेट जो संस्था रहेगा वो तो फायदा के लिए काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि गरीब आदमी के लिए ज़्यादा कुछ करेगा नहीं। ऐसी स्थिति में क्या है? सरकार को आगे आना चाहिए। इसीलिए क्या अपनाएगा? सरकारी भूमिका ज़्यादा रहेगा, निजी की भूमिका कम रहेगा। तो मतलब देखा जाए तो भारत का झुकाव कहाँ ज़्यादा था? समाजवाद की ओर था। क्या था? समाजवाद की ओर था। आई जो मॉडल अपनाया गया इसी को बोलते हैं नेहरू समाजवाद। क्या बोलते हैं? नेहरू समाजवाद, है ना। समझ में आ गया। अब क्या होता है कि हमारा देश आगे बढ़ता है, लेकिन क्या होता है इस बीच में? क्या होता है 1990 के आसपास हमारे देश का स्थिति फाइनेंशियल समस्या बहुत ज़्यादा आ जाता है ना। तो क्या होता है देश में? फिर होता है एलपीजी की शुरुआत। उदारीकरण बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं, और वैश्वीकरण। मतलब लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है? शुरुआत होता है। और यहाँ से फिर क्या होता है कि हम पूंजीवादी की ओर क्या करते हैं? रुख करते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो शुरू में क्या अपनाया गया? समाजवादी मॉडल को ज़्यादा जोर देने का प्रयास किया गया। अब यहाँ समझने का एक और प्रयास करते हैं। देखिए भारत ने क्या डिसाइड किया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था रहेंगे, समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा। तो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे कि आर्थिक नियोजन करेंगे। क्या करेंगे? नियोजन करेंगे। नियोजन मतलब क्या है कि हम टारगेट रखेंगे कि इतना साल में हमको इतना अचीव करना है। तो भारत ने क्या बोला कि हम पंचवर्षीय योजना अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? पंचवर्षीय योजना। मतलब क्या है कि अगर एक मतलब अभी है, अभी 2022 चल रहा है, तो मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे कि 2027 तक के लिए योजना बना दिए कि इतना इतना हमको चीज़ अचीव करना है, इतना गरीबी खत्म करना है, इतना शिक्षा खत्म करना है ना। ऐसा ऐसा टारगेट बना लिया। तो इसी को बोलते हैं कि भारत ने क्या अपनाया? पंचवर्षीय योजना अपनाया। ठीक है। और देखिए भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात किया जाए तो 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था,
और 2017 तक हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, मतलब 1951 से लेकर के 2017 तक। इस बीच 12 पंचवर्षीय योजना लाया। कितना लाया गया? 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कितना लाया गया टोटल पंचवर्षीय योजना? 12 को लाया गया। इसमें से कुछ सफल भी रहेगा, कुछ असफल भी रहेगा। जैसे कहने का मतलब है, आप ही कोई प्लानिंग करते हैं तो कुछ प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाता है, कुछ प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं भी रहता है। समझ में आ गया? तो ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पर भारत लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब क्या है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा, इसको भाई खाका कौन तैयार करेगा, क्या क्या हमको मतलब इसमें अपनाना है ना? तो यह क्या इसके लिए बनाया गया? एक योजना आयोग बनाया गया। इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। मतलब पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार करने के लिए, है ना, या पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए क्या बनाया गया? योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन बनाया गया। तो प्लानिंग कमीशन जो है या योजना आयोग बनाएगा, कब बनेगा? इसका गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। कब गठन किया गया? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। बात समझ आ गया? अब देखिए योजना आयोग क्या करता है? योजना बना देगा, है ना, लेकिन उसको फाइनल अप्रूवल कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब योजना आयोग खाका खींच दिया कि चलिए भाई प्लान ऐसे बन गया, लेकिन इसको फाइनल जो अप्रूवल मिलेगा, अनुमोदन जो मिलेगा, ये कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की अध्यक्षता की बात करते हैं, दोनों का अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए यह जो योजना आयोग बनाया गया ना, ये 2014 तक अपना काम करते रहा। 2014 तक ये काम करते रहा। बाद में क्या होता है कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है ना, उसका जगह बनाया जाता है नीति आयोग का। क्योंकि सरकार का कहना होता है कि योजना आयोग जो है जितना हमको लक्ष्य अचीव करना चाहिए तो उतना अचीव नहीं कर पाया। तो जब एनडीए की सरकार आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया 2014 में, और उसकी जगह बनाया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग कब बना, इसका भी क्वेश्चन पूछता है। तो नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। देखिए नीति आयोग योजना आयोग अलग चैप्टर में आ जाएगा, उसके बारे में अगला लेसन में बना दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। बात समझ आ गया? चलिए अब नीति आयोग ही क्या करता है, आगे जो भी प्लानिंग होगा वो अपना करेगा। अब समझते हैं एक और क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन जो है संविधान के केमा अनुसूची के विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो होता है संविधान के समवर्ती अनुसूची का विषय। देखिए संविधान के क्या है, सातवीं जो अनुसूची है ना, सातवीं अनुसूची में क्या है? 3 तरह की सूची दिया गया है। एक को बोलते हैं संघ सूची, एक को बोलते हैं राज्य सूची, है ना, एक को बोलते हैं राज्य सूची, एक को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, राज्य पर आपका राज्य बनाता है, समवर्ती पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने यह देखा, देखिए आर्थिक प्लानिंग क्या होता है, मतलब आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो नियोजन होता है कि अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब सीमित संसाधन में निश्चित समय में निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसको भाई इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? सोवियत संघ से हुआ, है ना। और हमारा भारत के जो नेता भी थे इस मॉडल से प्रभावित हुए और भारत में इस कदम में आगे बढ़ना शुरू हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखा गया एम विश्वेश्वरैया द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर हमने क्या देखा कि बॉम्बे प्लान आया, उसके विरोध में जन प्लान आया, उसके बाद गांधीवादी योजना आया, फिर सर्वोदय योजना आया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि भारत ने किस मॉडल को अपनाया? तो भारत ने अपनाया मिश्रित मॉडल को अपनाया, मतलब सरकारी और निजी दोनों रहेगा। झुकाव ज़्यादा कहाँ रहेगा? समाजवाद की ओर रहेगा। ठीक है, इसके लिए फिर बनाया गया पंचवर्षीय योजना बनाया गया, और उसके लिए फिर बनाया गया लागू करने के लिए योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग को बाद में समाप्त कर दिया जाता है और फिर क्या बनाया जाता है? नीति आयोग बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको जरूर कुछ मदद मिला होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।